नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को रानी दुर्गावती की वीरता की गाथा बतला रही हूँ। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर फोर्ट में हुआ था और उसकी मृत्यु 24 जून 1564 में जबलपुर में हुई थी। दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिराय की संतान थी और उन्होंने उसका पालन पोषण पुत्र के समान किया था। उन्होंने उसे बचपन से ही शस्त्र चलाने की शिक्षा दी और 13-14 वर्ष की अवस्था में वह इतनी निपुण हो गई कि सिंह, तेंदुआ आदि भयंकर वन जंतुओं का शिकार करने लग गई थी। राजकुमारी दुर्गावती के रूप और वीरता की चर्चा सुनकर दलपति शाह ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुरोहित और 1-2 सरदारों को कलिंजर भेजा कि वे राजा के सम्मुख इस प्रस्ताव को रखें। दुर्भाग्यवश कीर्तिराय कुछ पुराने ढर्रे के व्यक्ति थे और जात पात की मर्यादा को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनको मालूम हुआ कि दलपति राय उनकी अपेक्षा कुछ नीची श्रेणी के क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने उसके तमाम गुणों की उपेक्षा करके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए यह स्पष्ट कह दिया कि हम अपने से निम्न श्रेणी के क्षत्रिय को अपनी पुत्री नहीं दे सकते। जिस प्रकार दलपति राय दुर्गावती के रूप गुण की चर्चा सुनकर उसकी ओर आकर्षित हुए थे, उसी प्रकार दुर्गावती भी उनके रूप और गुणों की प्रशंसा सुनकर उन पर मुग्ध हो गई थी और उन्हें अपना पति बनाने की इच्छा करती रहती थी। इधर कीर्तिराय के अवमाननापूर्ण उत्तर को सुनकर दलपति राय को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने एक शक्तिशाली सेना तैयार कर कालिंजर पर हमला कर दिया। यद्यपि कीर्तिराय भी वीर थे, परंतु दलपति राय उनके मुकाबले नई उम्र के जोशीले व्यक्ति थे। उन्होंने 2-4 मुठभेड़ों के बाद ही, जिनमें सैकड़ों वीर मारे गए, कालिंजर पर अधिकार कर लिया। फिर भी उन्होंने कीर्तिराय से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया, वरन उनसे उनकी कन्या दुर्गावती की उसी प्रकार याचना की मानो कोई बात ही नहीं हुई हो। दलपति राय की इस सज्जनता को देखकर कीर्तिराय को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने विधि पूर्वक दुर्गावती का विवाह उनके साथ कर दिया। विवाह के पश्चात दलपति राय रानी दुर्गावती के संग अपनी राजधानी गढ़मंडला में रहने लगे और लगभग 1 वर्ष पश्चात उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 वर्षों पश्चात दलपति राय बीमार पड़ गए और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनके बचने की आशा नहीं रही। रानी दुखी रहने लगी और उसने पति के सामने ही अपनी यह इच्छा व्यक्त कर दी कि जब आप नहीं रहेंगे तो मैं भी आपके साथ ही सती हो जाऊंगी। परंतु दलपति राय ने उसे 3 वर्ष के राजकुमार के अनाथ हो जाने का भय दिखाकर उसे ऐसा कृत्य करने से सर्वथा मना कर दिया। पुत्र के मुंह को देखकर रानी दुर्गावती को भी विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। पति की मृत्यु हो जाने पर रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और स्वयं संरक्षिका के रूप में राज्य की व्यवस्था देखभाल करने लगी। उसने यह कार्य ऐसे मनोयोग, योग्यता और परिश्रम के साथ किया कि थोड़े ही समय में वहां की काया पलट हो गई। प्रजा के सुखी और संतुष्ट होने से राज्य का वैभव भी बढ़ने लगा और रानी दुर्गावती का नाम चारों तरफ फैल गया। उसने राजकुमार वीर नारायण की शिक्षा का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया और स्वयं उसे हर तरह के हथियार चलाना और अपनी रक्षा करना सिखाने लगी। लोगों को यह आशा हो गई कि वीर नारायण अवश्य ही बड़ा होकर एक आदर्श नृपति बनेगा। जैसे जैसे रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि फैलती, वैसे वैसे उससे ईर्ष्या करने वाले लोग भी पैदा होते जाते थे। दूसरी बात यह भी थी कि राजा दलपति राय के देहांत हो जाने पर आसपास के शासक गढ़मंडला राज्य को लावारिस भी समझने लगे थे और वह अब माने सोचते थे कि अब वो हमारे ही अधिकार में आ जाएगा। पहले तो मालवा के शासक बाज बहादुर ने गढ़मंडला पर हमला किया, पर रानी दुर्गावती ने उसे ऐसी करारी हार दी कि उसे अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। उसके बाद अन्य किसी छोटे शासक की हिम्मत न हुई कि गढ़मंडला की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उस समय दिल्ली के तख्त पर अकबर विराजमान था और वो भी बड़ा महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ था और कम अवस्था का ही था। उसने मालवा और बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया था और अब गढ़मंडला को हथियाने की कोशिश कर रहा था। रानी दुर्गावती ने भी उसके इरादों का अनुमान कर लिया था।
पर इतने बड़े सम्राट का सामना करने की शक्ति गणमंडला में नहीं थी। फिर भी रानी दुर्गावती चुपचाप अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाती रही। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे वह एक स्त्री ही है तो भी अकबर के किसी अन्यायपूर्ण आदेश को नहीं मानेगी और न अपनी स्वाधीनता को सहज में जाने देगी। अकबर ने कड़ा प्रयोग के प्रयाग जो है कड़ा, उसी का नाम उस जमाने में कड़ा था, तो उसी प्रयाग के सूबेदार आसफ खां को आदेश दे रखा था कि वह गढ़मंडला राज्य का हालचाल लेता रहे और भीतर ही भीतर उस प्रदेश में ऐसी तोड़फोड़ करता रहे कि वह प्रदेश सहजता से अपने अधिकार में आ जाए। उसने अपने गुप्तचर भेजकर रानी दुर्गावती के कुछ लालची और चरित्रहीन सरदारों को धन और पद का लोभ दिखाकर अपनी ओर भी फोड़ लिया। अकबर अब युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। उसने सुन रखा था कि गढ़मंडला का पुराना मंत्री आधार सिंह बड़ा योग्य और स्वामी भक्त है और रानी की सफलता में उसका बहुत बड़ा हाथ है। बस उसने एक चाल सोची और दूत के हाथ एक पत्र रानी दुर्गावती को भेजा कि वह मंत्री आधार सिंह को दिल्ली भेज दे, जहां उससे कुछ शासन संबंधी कार्य कराया जाएगा। अकबर का इरादा था कि यदि रानी दुर्गावती आधार सिंह को भेजने से इनकार करेगी तो इसी बहाने उस पर चढ़ाई कर दी जाएगी और यदि आधार सिंह दिल्ली आ गया तो उन्हें हर तरह से लालच दिखाकर अपनी ओर मिला लिया जाएगा और उसी को आगे करके गढ़मंडला पर आक्रमण किया जाएगा, जिससे वहां की जनता में फूट पड़ जाएगी। दूत के द्वारा पत्र को पाकर रानी बड़े उलझन में फंस गई। वह अपने स्वामी भक्त मंत्री को किसी प्रकार की विपत्ति में फंसने नहीं देना चाहती थी, पर यह भी समझती थी कि यदि वह बादशाह के आदेश को अमान्य कर देगी तो उसे गढ़मंडला पर आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। बहुत सोच विचार कर उसने निर्णय लिया कि जब यह घटना होनी ही है तो इसी समय क्यों न हो जाए, व्यर्थ में अपने सच्चे हितैषी मंत्री के प्राण संकट में क्यों डाले जाए। पर आधार सिंह ने इस पर असहमति प्रकट की और कहा, अगर मेरे वहां जाने से यह बला टल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। मैं कोई बच्चा या नमक हराम तो हूँ नहीं जो मुझे अकबर अपनी तरफ मोड़ ले। रानी ने मंत्री को रोकने की बहुत चेष्टा की, पर अंत में उसके दृढ़ आग्रह के आगे वह परास्त हो गई, चुप हो गई। दिल्ली पहुंचने पर आधार सिंह ने वही बात पाई जिसकी आशंका थी। अकबर ने उसे पद धन का लोभ दिया, यहाँ तक कि गढ़मंडला का शासक अथवा अपना मंत्री बनाने का लालच दिया, पर जब आधार सिंह इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इन सब के वश में नहीं हुए, तो उसने उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया और आसफ खां को शीघ्र ही गढ़मंडला पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। अकबर ने इस बात पर भी ध्यान न दिया कि वह एक स्त्री आक्रमण करना है, एक स्त्री है, उस पर आक्रमण करना उसकी बड़ी कायरता मानी जाएगी। दरअसल बात यह है कि धन और राज्य की लालसा मनुष्य को अंधा बना देती है। रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने का कोई कारण न होते हुए भी केवल इस भावना से कि वह हमारी शक्ति और साधनों का मुकाबला नहीं कर सकेगी तो उसे लूटा मारा क्यों न जाए। आधार सिंह को कैद करना भी नीचता का ही कार्य था। आधार सिंह दूत की हैसियत से दिल्ली आए थे। यदि वह कोई कठोर बात भी कह देता तो भी उसे अबध्य माना जाता है और उसे अपने यहाँ से राजी खुशी घर जाने देना आर्य संस्कृति का नियम है। परंतु राज्य लालसा में अंधे होकर अकबर ने अनीति पर अनीति की। उसने आसफ खां को यह समाचार दे दिया कि आधार सिंह दिल्ली में कैद है, अतः वह तुरंत गढ़मंडला पर राज्य पर आक्रमण कर दे। मुगल शासक फिर भी रानी दुर्गावती की वीरता से भयभीत थे, अतः उन्होंने एक साथ 2 मोर्चों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक तरफ तो बादशाही फौज मार्ग में पड़ने वाले छोटे राजाओं तथा जागीरदारों आदि को दबाती हुई आगे बढ़े और दूसरी तरफ बहुत से गुप्तचर समस्त रियासत में फैलकर प्रजा में रानी के विरुद्ध प्रचार करें और अकबर की उदारता, दानशीलता, गुण ग्राहकता की प्रशंसा लोगों को सुनाए। साथ ही कुछ विशेष गुप्तचरों को इसलिए भेजा कि वे गढ़मंडला के कुछ उच्च अधिकारियों और फौजी अफसरों को धन और पद का लालच देकर उन्हें अपनी ओर मिला लें। दुर्भाग्यवश मुगलों को गढ़मंडला में भी ऐसे कई देशद्रोही मिल गए। उनमें से बदन सिंह नाम का जो सरदार था वो भी कुछ व्यक्तियों को लेकर अकबर से जा मिला और गढ़मंडला के समस्त सैनिक रहस्य उसे बतला दिए।
जिससे अकबर वहां के शक्तिशाली और कमजोर पहलुओं को अच्छी तरह समझ गया। इधर रानी अपने पूर्वजों की भूमि की रक्षा के लिए प्राणपण से संलग्न थी। यद्यपि वह जानती थी कि मुगल बादशाह के साधनों की तुलना में गढ़मंडला के साधन अल्प हैं, तो भी उसने अपने मन में न तो कभी निराशा आने दी और न कायरता। उसका ध्यान मात्र कर्तव्य पालन की ओर था, फिर परिणाम चाहे जो भी कुछ निकले। वह स्वयं तथा उसका पुत्र वीर नारायण, जो अब 16 वर्ष का हो चुका था, चारों तरफ घूमकर सैनिक तैयारियों का निरीक्षण करते और लोगों के साहस को बढ़ाते थे। गढ़मंडला की सेना के पास तो तोपखाने का अभाव था और पर्याप्त संख्या में तोपों का शिविर बना सकना संभव ही नहीं था। इसलिए गढ़मंडला की सेना को ज्यादा भरोसा अपने तीर, कमान, तलवार, भाले आदि पर ही था। बंदूकों का व्यवहार भी वे करने लगे थे और रानी दुर्गावती तो उससे अचूक निशाना लगाती थी। उनके पास घोड़े और हथियारों की भी काफी संख्या थी और अब तक उन्हीं के द्वारा गढ़मंडला की सेना कई बार शत्रुओं को हरा चुकी थी। जब शत्रु सेना काफी नजदीक आ पहुंची तो रानी दुर्गावती स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ी। उसने मुगलों की तोपों को व्यर्थ करने के लिए अपना मोर्चा ऐसे पहाड़ी स्थान में लगाया जहां तोपों के गोले पहुंच ही नहीं पाते थे। बीच में पहाड़ से टकराकर व्यर्थ हो जाते थे। जब शत्रु की तोपें अपना बहुत सा गोला बारूद व्यर्थ में बर्बाद कर चुकी, तब अपने सैनिकों को भी उत्साहित कर रानी ने स्वयं मुगल सेना में घुसकर ऐसी मारकाट मचाई कि उसके छक्के छूट गए। हजारों लाशों से पृथ्वी के पट जाने से बादशाही सेना में भगदड़ मच गई और आसफ खां अपने कैंप को वापस आ गया और उसको भी पीछे ले गया। रानी विजय का डंका बजाती हुई अपने कैंप में वापस आ गई। अपनी इस पराजय से आसफ खां बहुत दुखी हुआ और प्रतिकार करने की युक्ति सोचने लगा। उसने हार जाने पर भी रानी के पास इस प्रकार का संधि पत्र भेजा कि मानो जीत उसी को ही, और लिखा कि वीर नारायण को दिल्ली भेजा जाए और वह सम्राट अकबर की संरक्षकता में रहकर गढ़मंडला का शासन करे तो मुगल सेना का आक्रमण रोका जा सकता है। इस शर्त को सुनकर रानी ने दूत को उसी क्षण लौट जाने को कहा और कहा कि मैंने उसी समय मुगल सेना को राज्य से बाहर खदेड़कर उसकी छावनी में आग नहीं लगा दी, इसका एहसान तो तुम लोग नहीं मानते, उल्टे मेरे पुत्र को दिल्ली दरबार में हाजिर होने की मांग करते हो। आसफ खां बहुत लज्जित हुआ और उसने दूसरी बार हमला करने का निश्चय किया। उसने अपने सिपाहियों को हमले का आदेश दिया और तोपखाने के पीछे चलने का संकेत किया। इधर रानी, जो मुगल सिपाहियों पर ही हमला करना चाहती थी, अपनी सेना को तोपों के सामने चलने की आज्ञा दी। विपक्षी सैनिक तो तोपों की आड़ लेकर लड़ रहे थे और गढ़मंडला वालों को तोपों के अभाव में उनके गोली अपनी छाती पर झेलने पड़ रहे थे। परंतु रानी इससे भयभीत नहीं हुई, वरन बराबर अपने सैनिकों का भी उत्साह बढ़ाती रही कि ये 10-20 तोपें मातृभूमि के मतवालों को कदापि नहीं रोक सकती। फिर याद रखो, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। इस संघर्ष में गढ़मंडला के बहुत अधिक सैनिक तोपों की भेंट हो गए, पर रानी ने तोपों के पास पहुंचकर गोलंदाजों का सफाया कर दिया। तोपखाने को निष्क्रिय हुआ देखकर आसफ खां बहुत घबराया। उस समय रानी ने थोड़े से साथियों को लेकर ही शत्रु दल में ऐसी मारकाट मचा दी कि बड़े बड़े वीरों के होश उड़ गए और बादशाही सेना प्राण बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। द्वितीय आक्रमण में विजय पाकर गढ़मंडला की सेना उल्लास में आकर राग रंग मनाने लगी और अनुशासन ढीला पड़ गया। इधर अपनी हार से तिलमिलाया आसफ खां को जब गढ़मंडला के विश्वासघातियों द्वारा यहाँ की स्थिति का पता चला तो उसने तुरंत आक्रमण कर दिया। जब यह समाचार रानी को मिला तो वह गंभीर हो गई, परंतु उसने हिम्मत से काम लिया। शीघ्रता से जितनी सेना इकट्ठी हो सकी उसे लेकर शत्रुओं को बीच में ही रोका और घमासान संग्राम आरंभ हो गया। उसने अपने इकलौते अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण को सैन्य संचालन का भार दे दिया, और वो भार इसलिए दिया कि उसने सोचा कि इसे आगे बढ़ते देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, पर इसका परिणाम जो था वो कुछ उल्टा निकला। पुराने और बड़े बूढ़े जो सेनाध्यक्ष थे उनको 16 वर्ष के किशोर की आज्ञा मानना अपमानजनक प्रतीत हुआ
और उन्होंने अपने हाथ ढीले कर दिए। इसी समय रानी ने वीर नारायण को 50 शत्रु सैनिकों से अकेले लड़ते लड़ते घोड़े से गिरते देखा। वीर नारायण की वीर गति पाने से उसे जीवन से तनिक भी मोह न रहा। इधर उसे इस बात का भी समाचार मिला कि तोपों की मार से किले की दीवार भी एक स्थान से टूट गई है। अब वह 300 सवारों को लेकर मुगल सेना पर टूट पड़ी। उसने सैकड़ों शत्रुओं को यमलोक पहुंचाया, पर अचानक एक तीर उसकी आंख में ला लगा। उसने उसे अपने हाथों से बाहर खींचकर निकाल लिया। इतने में दूसरा तीर उसकी गर्दन में लगा। उसे असह्य वेदना होने लगी। उसने आधार सिंह से कहा, मैं नहीं चाहती कि शत्रु मुझे जीवित अवस्था में छू सके, अतः तुम तलवार से मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो। आधार सिंह इस बात को सुनकर कांप उठा और भरे कंठ में कहा, मैं असमर्थ हूँ, मेरा हाथ आप पर कभी नहीं उठ सकता। रानी जोश में आ गई और उसने अपनी कटार जोर से अपनी छाती में घुसेड़ ली। दूसरे ही क्षण उसका पार्थिव शरीर भूमि पर पड़ गया। इसके पश्चात मुगल सेना को रोकने वाला कोई न रहा। उसने नगर में घुसकर भयंकर मारकाट मचाई और गढ़मंडला के खजाने तथा महलों की संपत्ति को लूट लिया और उसका अधिकांश भाग स्वयं रख लिया और थोड़ा सा भाग 15 हाथियों पर लदाकर दिल्ली भेज दिया। गढ़मंडला के गौरव का दीप सदा के लिए बुझ गया, परंतु रानी दुर्गावती ने जिस प्रकार मातृभूमि की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों से युद्ध करके वीर गति पाई, उस तरह की मृत्यु शोक के लिए नहीं होती, वरन गौरव की बात मानी जाती है। अकबर के मुख्यमंत्री तथा उस युग के सर्वोच्च विद्वान अबुल फजल ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी में लिखा है, दुर्गावती में अदम्य साहस था। उसकी कार्य क्षमता की बराबरी आसानी से नहीं हो सकती। वह अपने राज्य और प्रजा की रक्षा में सदैव तत्पर रहा करती थी। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। उसकी आदत थी कि जब कहीं कोई शेर दिखाई पड़े तो उसे मारे बिना वह जब तक ग्रहण नहीं करती थी। वह दूरदर्शिता तथा सूझबूझ में अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों को भी मात करती थी। तो एक वीर बहादुर रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।